हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हर्ष वर्मा। आप सभी को मेरा नमस्कार। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर बेस्ड इस क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस आना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, किसी भी वन डे एग्जाम में आम बात है। चाहे बात एसएससी एग्जाम्स की हो, चाहे बैंकिंग की हो, सीडीएस की हो, या और भी ऐसे कई एग्जाम्स की हो, इस तरह के सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर बेस्ड क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, यहां पर दिक्कत तब आने लगती है स्टूडेंट्स को जब दिए गए ऑप्शंस इतने क्लोज हों कि उनमें से सही ऑप्शन को चुन पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाए। ऐसे में हम एक अप्रोच लगाते हैं, दैट इज कि हमें हर एक दिए गए ऑप्शन की डिटेल्ड नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तुक्का लगाने से आप ज्यादा आगे नहीं जा सकते। लेकिन जब आपको दिए गए ऑप्शंस की डिटेल्ड नॉलेज होती है तो ऐसे में आप सही ऑप्शन को टिक कर पाते हैं और बाकी गलत जवाबों को आप एलिमिनेट कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इन दिए गए ऑप्शंस का मतलब क्या है। ये जो आपको ऑप्शंस यहां नजर आ रहे हैं, द फर्स्ट वन इज बाय, फॉर, फ्रॉम और फॉर। ये सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं वो प्रीपोजिशंस हैं। अब आपको मैं एक बात बता दूं कि प्रीपोजिशंस के बाद आप टाइम का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में हमारे लिए बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है ऐसे क्वेश्चंस में कि जब प्रीपोजिशन के साथ टाइम का इस्तेमाल होता है तो बाय के साथ भी टाइम का इस्तेमाल होता है, फॉर के साथ भी टाइम का इस्तेमाल होता है, फ्रॉम के साथ भी टाइम का इस्तेमाल होता है। तो हम इस दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब सिर्फ तभी दे सकते हैं जब हमें इन तीनों प्रीपोजिशंस के पीछे की नॉलेज पता हो, डिटेल्ड नॉलेज पता हो। तो ऐसे में हमारे लिए बहुत जानना जरूरी हो जाता है कि बाय का इस्तेमाल कहां करते हैं, फॉर का इस्तेमाल कहां करते हैं, फ्रॉम का इस्तेमाल कहां करते हैं। जब आपको इन तीनों प्रीपोजिशंस की नॉलेज हो जाएगी तब हमारे लिए सही आंसर दे पाना आसान होगा। इस क्वेश्चन को हम समझेंगे भी, इसका आंसर भी देंगे, लेकिन सबसे पहले आइए समझते हैं कि बाय, फॉर और फ्रॉम इन तीनों प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल टाइम के साथ कब करते हैं, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। आइए समझते हैं स्टूडेंट्स। यहां से हम समझते हैं कि फॉर का इस्तेमाल कब करते हैं, फ्रॉम का इस्तेमाल कब करते हैं और बाय का इस्तेमाल कब करते हैं। देखिए, जब भी आपको इस बात का जवाब देना हो कि किसी काम को होने में या करने में कितना समय लगता है, कितनी अवधि लगती है, कितना समय लगता है, तो ये बताने के लिए आप ड्यूरेशन ऑफ टाइम का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं फॉर का। जब आपको बताना हो कि किसी काम को कब शुरू करना है, उस काम का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो स्टार्टिंग पॉइंट बताने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम का। जब आपको ये बताना हो कि इस काम को कब, किस वक्त खत्म करना है, वो लास्ट पॉइंट क्या होगा, वो एंड पॉइंट क्या होगा, वो फाइनल टाइम क्या होगा, उस काम की आपको डेडलाइन बतानी हो, तो आप ऐसे में इस्तेमाल करते हैं बाय का। तो ये तो एक मोटी मोटी जानकारी रही फॉर की, बाय की और फ्रॉम की, कि जब ड्यूरेशन बताना हो तो फॉर का इस्तेमाल करिए, स्टार्टिंग पॉइंट बताना हो तो फ्रॉम का इस्तेमाल करिए, और किसी भी काम का एंड पॉइंट या फाइनल टाइम या डेडलाइन बताना हो तो ऐसे में आप इस्तेमाल करिए बाय का। अब हम इन पर कुछ एग्जांपल्स पर बात करते हैं। मैंने कुछ वर्कर्स को हायर किया। मैंने उन वर्कर से कहा कि भाई मेरा इस घर का फर्नीचर बनना है, तो मैंने उनसे 3 सवाल किए। ये बताइए इस काम को शुरू कब करेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई हम इस काम को मंडे से शुरू कर देंगे, दैट इज फ्रॉम मंडे। आज से शुरू कर देंगे, फ्रॉम टुडे। कल से शुरू कर देंगे, फ्रॉम टुमारो। इसका मतलब मैं उनसे उनके काम का स्टार्टिंग पॉइंट पूछ रहा हूँ। इसके बाद मैंने उनसे पूछा कि इस काम को करने में समय कितना लगेगा। उन्होंने कहा कि भाई इस काम को होने में लगभग 3 या 4 दिन तो लग ही जाएंगे। तो 3 या 4 दिन लगना, ये ड्यूरेशन है। उन्होंने मुझे ड्यूरेशन बता दिया। मैंने कहा कि ये बताइए कि भाई मुझे बहुत काम है, मुझे और भी काम करने हैं, मुझे ये काम जल्द से जल्द चाहिए, क्या मुझे कंप्लीट करके दें। मुझे बताइए कब तक कर देंगे ये काम। मतलब मैं जानना चाह रहा हूं कि इस काम का एंड पॉइंट क्या है, ये काम कब खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे इस काम का एंड पॉइंट बताया, डेडलाइन बताया, और वो डेडलाइन है कि भाई आपका काम हम शनिवार तक करके दे देंगे, बाय सैटरडे। इसका मतलब ये हुआ कि शनिवार से पहले पहले आपका काम हो जाएगा, शनिवार के बाद आपका काम नहीं जाएगा, शनिवार तक या शनिवार से पहले ये काम हो जाएगा। कई बार ऐसे भी होता है स्टूडेंट्स कि आपके पापा आपसे कई बार नहीं कहते हैं कि बेटा ये बिजली का बिल है, शनिवार तक इसे जमा करना है, लेट मत करना, शनिवार के बाद फाइन लग जाएगा, शनिवार तक इसको जमा कर देना। अब शनिवार तक जमा करने का मतलब है ये फाइनल टाइम है इस बिल को जमा करने का, क्योंकि उससे पहले पहले मुझे जमा करना है। मैं वेडनेसडे को भी कर सकता हूं, मैं फ्राइडे को भी कर सकता हूं, और मैं ठीक शनिवार को भी कर सकता हूं। तो शनिवार मेरा हो गया डेडलाइन। कई बार आप अपने दोस्त से कई बार ये भी कहते हैं कि यार बहुत समय से पढ़ाई नहीं की है, एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, तू कब से पढ़ाई कर रहा है। तो वो आपको जवाब में बताता है स्टार्टिंग पॉइंट, यार मैं तो आज से ही पढ़ाई कर रहा हूँ, फ्रॉम टुडे ऑन। यार मैं तो कल से करूंगा, फ्रॉम मंडे ऑन। तो इसका मतलब पढ़ाई करने का शुरुआती समय है, स्टार्टिंग पॉइंट है, तब आप यूज करते हैं फ्रॉम का। तो आइए इन सभी एग्जांपल्स के बाद हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। देखिएगा, इसमें लिखा है कि आई नीड टू फिनिश दिस रिपोर्ट बाय 5 PM। इसका मतलब मुझे ये रिपोर्ट खत्म करनी है 5 बजे तक। 5 बजे तक मतलब 5 बजे इस रिपोर्ट को मुझे खत्म कर लेना है, ये मेरा है डेडलाइन। 5 बजे के बाद मैं इस रिपोर्ट को खत्म नहीं कर सकता हूं। अदरवाइज हो सकता है
कि रिपोर्ट जो मैं तैयार कर रहा हूं उसे रिजेक्ट कर दिया जाए या कुछ भी हो जाए। दूसरा, प्लीज सबमिट दिस रिपोर्ट बाय फ्राइडे। कृपया करके इस रिपोर्ट को फ्राइडे तक सबमिट करिए। फ्राइडे से पहले पहले कर देंगे सबमिट तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, फ्राइडे के बाद हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मींस इस रिपोर्ट को सबमिट करने की जो डेडलाइन है वो है फ्राइडे। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि बाय का इस्तेमाल डेडलाइन के लिए, फाइनल टाइम बताने के लिए किया जाता है, तो ये दो एग्जाम्पल बाय पर बेस्ड है। फॉर का इस्तेमाल करते हैं ड्यूरेशन या पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए। पहला एग्जांपल देखिए, मैं जा रहा हूं कुछ दिनों के लिए बाहर, मतलब ये जो काम है जाने का, उसकी मैंने बता दी है अवधि कि भाई मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूं। वो कुछ दिन 3-4 दिन भी हो सकते हैं, 6 दिन भी हो सकते हैं, 1 महीना भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं। तो मेरे बाहर जाने की अवधि है, ड्यूरेशन है फॉर फ्यू डेज। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हम बात करें, आई हैव वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 2 years। मैं इस प्रोजेक्ट पर 2 सालों से काम कर रहा हूं। मतलब इस प्रोजेक्ट में जो समय मुझे लगा है, जो ड्यूरेशन मुझे लगी है, जो अवधि मुझे लगी है, वो 2 सालों की है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसी भी काम को होने में या लगने में जो समय किसी भी काम को होने में जो लगने वाला समय है, उसको आप ड्यूरेशन कहते हैं। नेक्स्ट, बेक द केक फॉर 40 मिनट्स। मैं पहली बार केक बनाना सीख रहा हूं, हो सकता है मैं पहली बार बना रहा हूं केक, तो किसी ने मुझे सलाह दी कि इस केक को लगभग 40 मिनट तक सेकिएगा या पकाइएगा या पकने दीजिएगा। तो इसका मतलब इस केक को पूरी तरीके से पकने में, इस काम को होने में जो समय लगेगा वो है 40 मिनट्स। तो किसी भी काम को होने में लगने वाला समय फॉर से हम इंडिकेट करते हैं, फॉर से दिखाते हैं। लास्ट हम बात करते हैं फ्रॉम की। जैसा कि मैंने कहा कि फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम का। किसी भी काम को आप जब शुरू करेंगे, वो स्टार्टिंग पॉइंट दिखाने के लिए आप फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मैं आज से पढ़ाई शुरू करूंगा, फ्रॉम टुडे ऑन। मैं कल से करूंगा, फ्रॉम टुमारो ऑन। मैं मंडे से करूंगा, फ्रॉम मंडे। अब यहां पर कुछ एग्जांपल्स आप देखिए, हाउस वाइफ हु वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। हाउस वाइफ्स जो होती हैं वो सुबह से रात तक काम करती हैं। तो ये हो गया उनके काम करने का स्टार्टिंग पॉइंट। और साथ ही साथ फ्रॉम का इस्तेमाल हम रेंज बताने के लिए भी करते हैं। रेंज का मतलब होता है कि हमें 2 एंड्स बताने होते हैं कि इस एंड से काम शुरू हुआ और इस एंड पर काम खत्म हुआ। तो रेंज बताने के लिए हम फ्रॉम के साथ इस्तेमाल करते हैं इस टू का, और इस टू का इस्तेमाल किया जाता है रेंज बताने के लिए। तो फ्रॉम से हम स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं, टू से हम एंड पॉइंट बताते हैं। वी आर ओपन फ्रॉम 8 AM to 7 PM एवरी डे। हर रोज हमारी दुकान खुली रहती है। दुकान शुरू होती है, दैट मीन्स 8 बजे शुरू होती है सुबह के। ये दुकान के ओपन होने का या काम के शुरू होने का स्टार्टिंग पॉइंट है। और काम ये खत्म होता है या दुकान क्लोज हो जाती है 7 बजे तक। इसका मतलब यहां पर हमने स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट बता दिया। इसका मतलब इस काम की हमने क्या बता दी, रेंज बता दी। तो स्टार्टिंग पॉइंट दिखाने के लिए फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं और रेंज दिखाने के लिए फ्रॉम के साथ टू का इस्तेमाल करते हैं कि कोई काम कब शुरू होगा, कब खत्म होगा। अगला एग्जांपल देखिए, द कॉन्फ्रेंस विल टेक प्लेस फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे। ये कॉन्फ्रेंस है, ये चलेगी मंडे से वेडनेसडे तक। इसका मतलब इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी मंडे से और ये खत्म होगी वेडनेसडे को। तो रेंज बताने के लिए फ्रॉम के साथ टू का और स्टार्टिंग पॉइंट बताने के लिए खाली फ्रॉम का। यहां देखिए लिखा हुआ है प्राइस रेंज फ्रॉम 1000 to 10,000। मतलब किसी दुकान पर आप गए, किसी मॉल में गए, कपड़ों की शॉप पर गए, वहां पर पहले ही आपको बता दिया गया या एक बोर्ड पर लिखा हुआ है कि कपड़ों की शुरुआत होती है स्टार्टिंग पॉइंट 1000 से और ये कपड़े जाते हैं एंड पॉइंट 10,000 तक। तो रेंज बताने के लिए फ्रॉम और टू, और स्टार्टिंग पॉइंट बताने के लिए फ्रॉम। तो मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आप लोगों को बाय का इस्तेमाल कहां करना होता है, फ्रॉम का इस्तेमाल कहां करना होता है और फ्रॉम का इस्तेमाल कहां करना होता है, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए समझते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा गया है, ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स द बियर्स गो विदाउट फूड बाय नियरली 6 to 7 months। विंटर सीजन के दौरान या सर्दियों के महीनों के दौरान जो भालू होते हैं वो लगभग लगभग 6 से 7 महीने तक बिना खाए रह सकते हैं, बिना खाने के रह सकते हैं। इसका मतलब यहां पर अगर आप ध्यान से पढ़ें इसको, तो यहां पर 6 से 7 महीने तक बिना खाए रहना ये भालुओं का ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। इतने ड्यूरेशन तक वो बिना खाए रहते हैं, ये उनके अंदर की क्षमता है। और वो भी कब, सर्दियों के मौसम में या सर्दियों के महीनों में। अब यहां पर मेन बात आती है कि 6 to 7 मंथ्स के लिए बाय का इस्तेमाल करें, क्योंकि बाय का इस्तेमाल टाइम के साथ होता है, फॉर का भी होता है, फ्रॉम का भी होता है। लेकिन अभी भी मैंने आपको समझाया कि बाय का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें एंड पॉइंट बताना हो, ना कि ड्यूरेशन। तो यहां पर बाय नियरली ऑप्शन हो जाता है गलत। अगर ये गलत हो जाता है तो ये ऑप्शन भी हो जाता है गलत। इसका मतलब है नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। और ये सही जवाब तब होता जब बाय हमारा सही होता, तब ऐसे में सही जवाब होता नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, मींस हमें किसी दूसरे ऑप्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन अब चूंकि ये गलत हो चुका है,
तो हमें दूसरे ऑप्शंस की अब जरूरत है। देखते हैं दूसरे ऑप्शंस में से कौन सा सही है। अब बचता है फॉर और फ्रॉम। हम जानते हैं कि 6 to 7 मंथ्स मतलब बिना खाए रहना ये भालुओं का ड्यूरेशन है सर्दियों के मौसम के दौरान, और फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट के साथ, तो ऐसे में स्टार्टिंग पॉइंट के लिए फ्रॉम का इस्तेमाल भी नहीं होगा। ऐसे में हम फ्रॉम का इस्तेमाल भी यहां नहीं करेंगे क्योंकि हमें दिखाना है ड्यूरेशन। अब बात आती है फॉर की। अब आपको ये तो समझ में आ गया है कि फॉर ही सही जवाब है, लेकिन फॉर के साथ जो ये क्वाइट और ऑलमोस्ट आ रहे हैं इनका क्या करें। इन दोनों में से भी एक को चुनना है। तो मैं आपको बता दूं कि क्वाइट एक एडवर्ब है, ऑलमोस्ट भी एक एडवर्ब है। अब ये दोनों ही फॉर के साथ आ सकते हैं, लेकिन यहां पर भी आपको एक बात समझनी होगी कि क्वाइट का इस्तेमाल कब करें और ऑलमोस्ट का इस्तेमाल कब करें। आइए देखते हैं कुछ ऑप्शंस में। यहां पर मैंने जानकारी दी है क्वाइट एंड ऑलमोस्ट की। आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने से पहले या लेने के बाद आप मेरी जो मैं बात अभी कहने वाला हूं उसको ध्यान से समझिएगा। क्वाइट का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमें किसी भी चीज की डिग्री बढ़ानी हो या इंटेंसिटी बढ़ानी हो या उसकी तीव्रता बढ़ानी हो। किसी भी चीज की तीव्रता बढ़ाने का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि लो लेवल से किसी भी चीज को हाई लेवल पे ले जाना। सर्दी कम भी होती है, सर्दी थोड़ी ज्यादा भी होती है, और सर्दी और भी ज्यादा होती है। कोई थोड़ा फेमस होता है, कोई थोड़ा और फेमस होता है, कोई थोड़ा और ज्यादा फेमस होता है। इसका मतलब जितना आप उम्मीद करते हैं उससे थोड़ा ज्यादा होना, यहां पर यह कहने के लिए आप क्वाइट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि शी इज क्वाइट टैलेंटेड, वो मेरी उम्मीद से थोड़ी ज्यादा टैलेंटेड है, पूरी तरह से तो नहीं है लेकिन थोड़ी ज्यादा है। मैंने कहा था मूवी वॉज क्वाइट गुड, इसका मतलब यह हुआ कि मूवी मेरी उम्मीदों से भी थोड़ी ज्यादा अच्छी थी। मैं बेस्ट नहीं कहूंगा, लेकिन मेरी मूवी थोड़ी ज्यादा अच्छी थी। मतलब उम्मीद से कोई चीज ऊपर चले जाना, यहां पर आप क्वाइट का इस्तेमाल करते हैं, और क्वाइट का इस्तेमाल करके आप किसी भी चीज की तीव्रता बताते हैं। तीव्रता का मतलब किसी भी चीज का लो लेवल होना, फिर मीडियम होना, फिर हाई लेवल होना, यह कहने के लिए आप क्वाइट का इस्तेमाल करते हैं। क्वाइट का एक मतलब और होता है कंप्लीटली, पूरी तरीके से। जैसे कि एग्जांपल पर हम बात करते हैं, शी इज क्वाइट गुड स्किल्ड। यहां कहने का मतलब यह हुआ स्टूडेंट्स कि कोई कोई लेडी है, कोई लड़की है, ओ अच्छी खासी स्किल्ड है, मतलब जितना मैंने उम्मीद किया था उससे थोड़ी और ज्यादा स्किल्ड है, मतलब उसके स्किल्ड होने की मैंने तीव्रता और डिग्री मैंने बढ़ा दी। जितनी मैंने उम्मीद की थी उससे थोड़ी ज्यादा अच्छी। वॉट शी इज सजेस्टिंग इज क्वाइट रिडिकुलस। जो भी वो सजेस्ट कर रही है वो काफी हद तक बकवास है। मतलब जितना मैंने उम्मीद किया था उससे थोड़ा और ज्यादा बकवास है। पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन जितना उम्मीद किया था उससे थोड़ा और बकवास है। इसका मतलब मैंने रिडिकुलस की डिग्री बढ़ा दी। द फिल्म वॉज क्वाइट गुड। फिल्म जितनी उम्मीद की थी उससे भी ज्यादा अच्छी है, मतलब मैंने फिल्म की भी डिग्री बढ़ा दी। बट द बुक वॉज मच बेटर, लेकिन बुक फिल्म से भी ज्यादा अच्छी है। तो इसका मतलब किसी भी चीज की डिग्री और इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए आप क्वाइट का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं ऑलमोस्ट की। स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, तब किया जाता है जब आपको किसी भी एक चीज को किसी दूसरी चीज के क्लोज बताना हो, कि एक चीज बहुत क्लोज है, काफी नियर चली गई है किसी दूसरी चीज के। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि यार मैंने तो बस मिस कर ही दी थी। आई ऑलमोस्ट मिस द बस। मतलब मैंने पकड़ ली थी, लेकिन मैं बस को मिस करने के काफी करीब पहुंच गया था। मुझे तो यार रोना ही आ गया था। आई ऑलमोस्ट क्राइड, मैंने तो रो ही दिया था। हालांकि रोया नहीं था, लेकिन मैं रोने के करीब पहुंच गया था। एक एग्जांपल यहां देखिए, शी हैज ऑलमोस्ट फिनिश्ड द रेस। उसने रेस फिनिश नहीं की, लेकिन वो रेस को लगभग फिनिश करने के करीब पहुंच गई थी। तो क्लोजनेस दिखाने के लिए, नियरनेस दिखाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं ऑलमोस्ट का। शी हैज ऑलमोस्ट डिसाइडेड। इसका मतलब क्या हुआ, उसने पूरी तरीके से डिसाइड नहीं किया है, लेकिन डिसीजन लेने के लगभग लगभग क्लोज पहुंच गई है, पास में पहुंच गई है। इट वॉज ऑलमोस्ट 6 o'clock when लेफ्ट। लगभग 6 बज गए थे, मतलब 6 एग्जैक्टली नहीं बजे थे, 6 बजने के करीब हम पहुंच गए थे। आई एम ऑलमोस्ट रेडी। मैं लगभग तैयार हूं, पूरी तरीके से तैयार नहीं हूं, लेकिन मैं तैयार लगभग हो चुका हूं, रेडी होने के पास में हूं। आपने यहां से यह समझा कि ऑलमोस्ट का यूज यहां पर किया जाता है क्लोजनेस दिखाने के लिए या अप्रोक्सीमेशन दिखाने के लिए। तो जब भी आपको नंबर्स का अप्रोक्सीमेशन दिखाना हो, लगभग 3 से 4 दिन लगेंगे, लगभग 4 से 5 दिन लगेंगे, लगभग 2 से 3 साल लग जाएंगे। जब भी आपको ये अप्रोक्सीमेशन दिखाना हो या किसी चीज के प्रति क्लोजनेस दिखानी हो, निकटता दिखानी हो, ऑलमोस्ट का यूज करिए। क्वाइट का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आपको यह बताना हो कि किसी चीज की डिग्री पहले से बढ़ चुकी है, किसी चीज की इंटेंसिटी पहले से बढ़ चुकी है। जैसे कि टुडे, जैसे कि शी इज क्वाइट गुड, ये उम्मीद से भी थोड़ी ज्यादा अच्छी है। शी इज क्वाइट टैलेंटेड, ये उम्मीद से थोड़ी ज्यादा टैलेंटेड है, मतलब मैंने इसकी डिग्री बढ़ा दी, टैलेंटेड होने की भी एंड अच्छे होने की भी। तो आइए बात करते हैं अब इस ऑप्शन पर जहां पर हम थोड़ा कंफ्यूज थे कि फॉर क्वाइट यूज करें या फॉर ऑलमोस्ट। तो आप ध्यान से देखें, नंबर्स का जब भी अप्रोक्सीमेशन बताना हो स्टूडेंट्स,
कि लगभग 6 से 7 महीने, लगभग 3 से 4 महीने। तो ये जब अप्रोक्सीमेशन दिखाना होता है तो अप्रोक्सीमेशन के लिए हम ऑलमोस्ट का यूज करते हैं, फॉर क्वाइट का नहीं। तो ऐसे में आपको ये समझ में आया कि जब तक आपको हर शब्द की डिटेल्ड नॉलेज आपको पता नहीं होगी तब तक आप सही जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसे में या तो आप रूल्स पढ़ लेते हैं या फिर आप तुक्के लगाना पसंद करते हैं, लेकिन रूल से पढ़कर या तुक्के लगा करके आप बहुत आगे नहीं जा सकते। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए आपको हर एक वर्ड को ऐसे ही डिटेल में आपको जानना होगा। मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको आज का मेरा ये छोटा सा सेशन पसंद आया होगा। इस एक क्वेश्चन से आपको काफी नॉलेज हुई होगी एंड मेरे ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस में लेकर के आने वाला हूं। इन सभी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है इंग्लिश विद हर्ष वर्मा। एंड थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।